नमस्कार विद्यार्थियों। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया। तो सामान्य परिचय की दृष्टि से कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए सेकेंड ईयर का है ये सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें साधारण विधि द्वारा संशोधन किस तरह से किया जाता है या साधारण बहुमत के द्वारा। तो ध्यान रखें, संविधान के अनुच्छेद जैसे 2, 3, 4 और 169 169 में साधारण विधि द्वारा निर्माण की प्रक्रिया द्वारा संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर किसी विधेयक द्वारा संविधान के अनुच्छेद में परिवर्तन लाया जा सकता है। संसद स्वप्रेरणा से ही राज्य विधानमंडलों अन्य किसी अधिकारी के अनुरोध पर इस प्रकार का संशोधन ला सकती है। यानी स्वप्रेरणा के माध्यम से या विधानमंडल या किसी अन्य अधिकारी के अनुरोध के माध्यम से संशोधन लाना संभव है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। राज्य के क्षेत्र, राज्य की सीमा, उसके नाम में परिवर्तन आदि करने का इसके अंतर्गत कार्य किया जाता है। विधानमंडलों के जो राज्यों में स्थापित हैं अनुरोध पर संसद किसी राज्य की व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन का उन्मूलन भी या उसे नए सिरे से बनाने का भी इसमें प्रावधान रखती है। तो इसमें देखने वाला बिंदु ये है कि संवैधानिक संशोधन हम इसको किस तरह से माने। तो सामान्य विधि का जो तरीका है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। संवैधानिक महत्व के विषयों से होने के कारण व्यवहारिक दृष्टि से संविधान संशोधन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साधारण विधि द्वारा हो सकने वाले इन संशोधनों से संविधान का लचीलापन होना स्पष्ट होता है। फिर है इसमें दूसरा वाला, संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया गया संशोधन प्रावधान। इसमें देखें, संविधान के जो अंतर्गत व्यवस्था की गई है, संघीय संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में इसको प्रस्तावित किया जा सकता है यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और सदन में भी इसी प्रकार पारित होने के बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह संशोधन संविधान का अंग हो जाता है। इस तरह से संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। अगर दोनों सदनों में असहमति का अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह गिर जाएगा, वह स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह ध्यान रखने वाला बिंदु है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। यानी पहले वाला जो साधारण बहुमत का है और तीसरा वाला साधारण प्लस 2/3 बहुमत राज्य विधानमंडलों का जिसमें बहुमत है उसके आधार पर। तो इस तरह से नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों का समावेश इसमें जो किया गया है वह इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर है तीसरा वाला बिंदु कि संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा एवं राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से जो संशोधन करने की प्रक्रिया है। अंतिम तथा तीसरे वर्ग में
संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिसमें संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा इस विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे विधानमंडलों से स्वीकृति होना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है वह हम संदर्भित करते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रबंध करता है। इसी तरह आर्टिकल 55 है, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 73 है, संघ की कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 162 है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 241 है, संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करना। संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 है, जिसमें संघीय न्यायपालिका की बात कही गई है। राज्यों में उच्च न्यायालय भाग 6 का अध्याय 5 यानी संविधान के भाग 6 का जो अध्याय 5 है उसमें यह प्रावधान किया गया है। ध्यान रखने वाला बिंदु है ये। फिर है संघ तथा राज्यों में विधायी संबंधों का मामला। 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध हो। अनुच्छेद 368 इस तरह का जो परिक्षेत्र है वह सब इस संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के तीसरे स्टेप में या तीसरे प्रावधान में आता है। तो यह ध्यान रखें आप, संविधान का जो तीनों बिंदु अपने आप में जो अमेंडमेंट प्रक्रिया को निश्चित निर्धारित सुनियोजित करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कई प्रकार के वाद विवाद भी पैदा हुए हैं। जैसे 1973 में केशवानंद भारती विवाद, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया और जिसे आगे के निर्णयों में दोहराया गया वह निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य है। विशेष रूप से 1972 तक और सामान्यतः सदैव ही संसद ने यह दावा किया कि संसद समूचे संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के इस दावे को समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई। तो इस तरह से ये प्रावधान किए गए। शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य का विवाद जो 1952 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सर्वसम्मति निर्णय में इस बात को स्वीकार किया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है यदि इस संबंध में संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। इसी तरह 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो विवाद हुआ वह सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः बहुमत निर्णय यानी 3-2 से निर्णय में इस बात को दोहराया गया। तो ये कई प्रकार के विवाद इस तरह के पैदा हुए, लेकिन उनमें जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय है वह सर्वमान्य दृष्टि से मान्यता प्राप्त और उसको लागू करने का कार्य किया गया। इसी तरह 1967 में गोलकनाथ विवाद वाला है जो जिसमें 24वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसमें भी चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 फरवरी 1967 को गोलकनाथ विवाद पर निर्णय 6-5 के मत से बहुमत निर्णय देते हुए अपने पूर्व निर्णयों को अस्वीकार कर दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार के किसी उपबंध को इस तरह से संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जिससे कि मूल अधिकार छिन जाए या सीमित हो जाए। तो इस तरह के कई विवाद पैदा हुए, लेकिन उनमें न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ही न्यायालय के द्वारा आगे चल कर के चैलेंज किया गया और उस पर निर्णय दिया गया। तो वह निर्णय ही लास्ट में सर्वमान्य घोषित किया गया। फिर केशवानंद भारती जो विवाद है 1973 में वो 73 में निर्णय दिया गया। अप्रैल 1973 में निर्णय दिया गया। 24वें संशोधन और 25वें संशोधन को चुनौती दी गई कि मूल अधिकारों के या भारतीय संविधान में जो मूल ढांचा है उसको हम किस तरीके से संशोधित कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। तो ये बड़ा विवाद का विषय है। मूल अधिकार सहित संविधान की किसी भी व्यवस्था को सीमित, संशोधित, परिवर्तित कर सकती है। दूसरे वाले में है संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती
और न ही उसे बदल सकती। तो इस तरह से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संसद ऐसा कोई संवैधानिक कानून नहीं कर सकती, नहीं संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे को या फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उस पर किसी प्रकार का प्रहार पहुँचे या उसको परेशानी या उसको आघात पहुँचे। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि संविधान के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। भारतीय संविधान का मूल लक्षण संसद की प्रभुसत्ता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, यानी संसद की सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियली सुपरमेसी, इन दो की बात कही गई और दोनों में ही कोऑर्डिनेशन की स्थापना की बात कही। तो 1973 में जो निर्णय दिया गया, यह निर्णय न केवल संतुलित निर्णय वरन संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक निर्णय है, ये ध्यान रखने वाला बिंदु है। अब हम संशोधन पद्धति की जो आलोचना है उसके बारे में अगले बिंदु में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।